अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी वो कौन थी का 5वां हिस्सा। बाहर से मर्दाना आवाजें ऊंची ऊंची आ रही थी। मैंने कान उस तरफ लगा दिए। चौधरी की गुस्सीली आवाज आई, तेरे घर की तलाशी लेंगे। चौधरी ये जुल्म मत कर, मैं अकेली औरत हूं, मेरा मियाँ घर नहीं, वो आए तो तलाशी ले लेना। जुलेखा की इल्तिजा भरी आवाज सुनाई दी। वाह भाई वाह, तब तक तू जेवर और रुपया कहीं छुपा देगी, हड़प कर जाएगी, बेच देगी या निकल जाएगी, क्या भरोसा तेरा। चल तलाशी ले बशीरे पूरे घर की। चौधरी ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया। उधर मेरी टांगें खौफ से कांपने लगी। ये नई मुसीबत, नई उफ्ताद मुझ पर आन पड़ी थी। बाहर निकलना इस वक्त मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता था और बाहर का माहौल मेरी जान भी ले सकता था। इसे ताला क्यों लगाया है इस कमरे को? खोल जल्दी। किसी ने उस कमरे के दरवाजे को आकर धकेलना शुरू कर दिया जिसके अंदर मैं मौजूद था। खोल जल्दी, खोल इस ताले को। आवाज उभरी, चौधरी सुन ले, खाला तेरे साथ है। खाला क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं जो यूं मेरे घर की तलाशी ले रही है? तुझ पर क्यों भरोसा करूं? क्यों ताला लगाए रखती है इस कमरे को? खोल इस कमरे को और देखें हम भी कि इसके अंदर क्या है। और वैसे भी चौधरी के खास खोजी ने इस बात का खुरा निकाला है कि चोर तेरे घर में ही आकर दाखिल हुआ है। उधर ताला तोड़ने की आवाज आने लगी। जोर जोर से कोई लोहे की चीज ताले पर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मेरी मौजूदगी जुलेखा के लिए मुसीबत बन जाती और साथ ही साथ मेरा भी तिया पाचा हो जाता। जमाले के कत्ल का भी सुराग मिल जाता और इससे पहले कि दरवाजा खुलता मैं जेवर और रुपयों की थैली समेत खिड़की से बाहर कूद चुका था। खिड़की को मैंने दोबारा बंद कर दिया। उधर चौधरी और उसके कारिंदों ने दरवाजा खोला तो देखा कमरा खाली था। महज चारपाई और घास चारा वगैरह पड़ा था और खिड़की खुली थी। इस पर कौन सोता है? चौधरी ने मुड़कर जुलेखा से पूछा। वो जी, वो क्या जीजी की रट लगा रखी है? जल्दी बोल। जी जमाला सोता है इधर। जमाले का कमरा है इसीलिए ताला लगा रखा है। जमाला तेरा शौहर है, क्या तेरे कमरे में नहीं सोता वो जी जब उसका दिल चाहे उधर सो जाता है। इतने में बशीरा खोजी आगे बढ़ा और बिस्तर को गौर से देखकर बोला, चौधरी जी इस बिस्तर से अभी अभी कोई उठा है। बिस्तर की हालत बता रही है। वो देखें, वो खिड़की भी खुली है, शायद इस तरफ कोई भागा है। अब तो जुलेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ है जमाला? अरे देखो खिड़की से, कौन उधर भागा है? जल्दी बुला जमाले को। चौधरी ने हुक्म दिया। वो तो सुबह ही चला गया जी। जुलेखा ने सफाई देनी चाहिए। कहाँ चला गया? मुझे क्या पता जी, मुझे कौन सा बताकर जाता है। जोरू को तो पांव की जूती समझता है वो, कभी उसने मुझे बताने की जहमत नहीं की। दिल चाहे तो आ जाता है, दिल चाहे तो चला जाता है। मैं क्या कहूं, उसको तो सभी जानते हैं। जुलेखा ने गुस्से से कहा। बिस्तर पर कौन था अभी? चौधरी तेवरा कर बोला। बिस्तर वो वही था जमाला, और कौन था? सच बता दे जुलेखा, बशीरे का खुरा झूठ नहीं बोलता। बशीरे तू 2 आदमी इधर खेतों में दौड़ा दे। मुझे शक है कि खिड़की से कूदकर कोई इस तरफ भागा है। जी अच्छा चौधरी जी। बता जुलेखा। बशीरा कोई गैब का इल्म थोड़ी जानता है चौधरी जी। जुलेखा ने जैसे बात ही खत्म कर दी। मैंने खिड़की के रास्ते बाहर कूदते ही खिड़की को मजबूती से बंद कर दिया था, मगर खिड़की फिर भी अध खुली रह गई और भागम भाग वहां से निकलता चला गया। मेरा रुख गांव से बाहर वीराने की तरफ था। मैं ऊंचे नीचे रास्तों पर भागता चला जा रहा था। रास्ते में 1-2 चरवाहों ने मुझे हैरानी से भागते हुए देखा। मैंने फैसला कर लिया था अब इस वापस गांव में नहीं आऊंगा। जुलेखा से दोबारा मिलना हुआ तो बाद में बात की देखी जाएगी। मेरा मकसद तो हल हो चुका था। मेरे पास जेवर और रुपए मौजूद थे। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझे एक छोटी सी कच्ची सड़क जाती नजर आई, जो दरख्तों से भरे हुए रास्ते से होती ऊंची नीची खाइयों के पास से गुजरती आगे कहीं चली जा रही थी। मैं अभी वहीं खड़ा सोच रहा था कि एक दूर से पुरानी सी वैन आती हुई नजर आई। ये उस रूट पर चलने वाली टाइम की गाड़ी थी। वैन जब नजदीक आ गई तो कंडक्टर ने खिड़की से सर निकालकर पूछा, जलालपुर चलोगे बाबूजी? मैंने सर हिला दिया। मैं फौरन उस वैन में सवार हो गया। वैन मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ने लगी। मुझे रास्ते का कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जलालपुर कहाँ है? कोई कस्बा है, कोई शहर है? मैं जिंदगी में पहली बार यहाँ आया था। ये कौन सी जगह थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। कोई आध घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी एक छोटे कस्बे में आकर रुकी। छोटी मोटी दुकानें भी मौजूद थीं। तमाम सवारियां उतर गईं तो मुझे मालूम हुआ कि वैन की यही आखिरी मंजिल थी। मैं भी नीचे उतर आया। कंडक्टर को किराया अदा किया। मेरे लिए अजनबी जगह थी, मगर गांव पहले जैसे माहौल से मिलता जुलता था।
मैं एक छोटे से ढाबे पर बैठ गया। चाय की शदीद तलब हो रही थी। चाय पी तो ताज़ा दम हुआ। मुझे बैठे बैठे वहां कुछ देर गुजर गई। एक बड़ी सी पजारो नुमा गाड़ी आकर ढाबे पर रुकी। एक घनी मूंछों वाला चौधरी टाइप आदमी उससे नीचे उतरा, जिसके साथ 2 और आदमी थे। उन्होंने हाथों में बंदूकें उठा रखी थी, जो शायद उसके कारिंदे थे। मूंछों वाला मेरे सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गया, जबकि वो दोनों उसके आसपास खड़े हो गए। ढाबे का मालिक खुद अंदर से दौड़ा चला आया। जहे नसीब चौधरी जी, आज कैसे हमारे गरीब खाने पर मुलाकात का शरफ बख्शा चौधरी जी। वो आया और बैठकर चौधरी के घुटने दबाने लगा। आने वाला जो शायद किसी गांव का चौधरी था, मूंछों को ताव देकर बोला, जल्दी से चाय पिला, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। जी हजूर। ढाबे का मालिक जल्दी से उठकर मुड़ गया। क्यों बे, मेरी तरफ घूर घूर कर क्या देख रहा है? चौधरी मुझे महवियत से देखकर एकदम बोला, जी जी। अबे क्या जीजी लगा रखी है? जीजी के बच्चे, क्या देखता है मेरी तरफ? कभी गांव का चौधरी नहीं देखा? जी जी चौधरी साहब। मैं खामोश हो गया। मैं उसकी बारोब शख्सियत से मरूब हो गया था। अबे ओ गफूरे, जल्दी इधर आ। चौधरी ने ढाबे के मालिक को आवाज दी। ढाबे का मालिक दौड़ा चला आया। जी चौधरी जी, आपने याद किया? अबे ये कौन है? कहां से पकड़ लाया है ये नमूना? ये बंदर की औलाद। चौधरी जी ने मेरी तरफ इशारा किया। चौधरी जी मैं तो नहीं जानता, शायद हमारा कोई गाहक है। क्या बदतमीजी की है इसने? ढाबे का मालिक उससे पूछने लगा। अबे पता नहीं कौन है, मुझे घूर घूर कर देख रहा है। क्या कभी इसी ने गांव का चौधरी नहीं देखा? पता नहीं कौन है चौधरी जी। अबे इसको भगा यहां से। जी चौधरी जी। ढाबे का मालिक मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, चलो मियाँ, अगर चाय पी ली है तो उठो यहां से, चलते नजर आओ। मुझे बहुत जिल्लत महसूस हुई, मगर मैं खामोश हो गया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि किसी से झगड़ा या लड़ाई करता। मैं खामोशी से उठा और एक तरफ को चल दिया। रुको, चौधरी की करजदार आवाज सुनाई दी। इधर आओ मेरे पास, चौधरी ने बारोब अंदाज में कहा। मैं खामोशी से चौधरी के पास जाकर खड़ा हो गया। कौन है बे तू और कहां से आया है? चौधरी जी यहीं का रहने वाला हूं, मैंने जवाब दिया। क्या काम करता है? कुछ नहीं चौधरी जी, काम धंधा ढूंढ रहा हूं। अच्छा, जवान तो बड़ा कड़ियल है। चौधरी मुझे बगौर देखते हुए बोला, क्या काम कर सकता है तू? कुछ भी चौधरी जी, जिसका मुआवजा अच्छा मिले। मैंने कहा, क्या मेरे साथ काम करेगा? तनख्वाह अच्छी दूंगा और खाने पीने को भी खूब मिलेगा। चौधरी ने सखावत झाड़ी। मगर मुझे करना क्या होगा चौधरी जी? ये तुझे नहीं, इसका फैसला हमने करना है कि तू क्या करेगा। अगर काम मिल जाए तो शुक्र करना चाहिए, आगे से नखरे मत कर। तुम जैसे लोगों की यही बीमारी है कि काम मिले तो नखरे करना शुरू कर देते हो। बोल, चलेगा मेरे साथ? चौधरी ने गरूर से कहा। जी चौधरी जी, जरूर चलूंगा। अगर माकूल तनख्वाह मिलेगी तो जरूर चलूंगा। चल ठीक है, जा उधर मेरी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जा। मैं चाय पी लूं तो फिर हम आता हूं और चलेंगे। मैंने जेवर और रुपए कमीज के अंदर छुपा रखे थे। मैं खामोशी से चलता हुआ चौधरी की गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। दिल में शुक्र कर रहा था कि छुपने का कोई ठिकाना तो मिल जाएगा। चौधरी चाय पीने के बाद बाजारों में बड़ी शान और अकड़ से आकर सवार हो गया। एक ड्राइवर और चौधरी साथ। पिछली सीट पर मुझे दूसरे आदमी के साथ बिठा दिया गया। चौधरी को बोलने की बहुत आदत थी। गाड़ी का रुख अनजान मंजिल की तरफ था, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, अब यहां मेरे साथ क्या हालात होंगे, मगर इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होता। जो भी होगा देखा जाएगा। गाड़ी उस बड़े कस्बा नुमा गांव से मजीद आगे जंगल की तरफ रवा दवा थी। कोई 20-25 मिनट तक सफर जारी रहा। फिर गाड़ी एक निस्बतन कम आबादी वाले गांव में दाखिल हो गई। यह गांव भी जुलेखा के गांव से मिलता जुलता ही था, मगर यह जगह वो हरगिज नहीं थी। गाड़ी गांव के वस्त में एक बड़े मकान के पास आकर रुक गई, जिसके बाहर लकड़ी का एक बड़ा सा गेट नुमा दरवाजा था। गाड़ी की आवाज सुनकर फौरन एक आदमी ने अंदर से दरवाजा खोला और ड्राइवर ने गाड़ी अंदर दाखिल कर दी। अंदर बहुत बड़ा वसी सहन था। गाड़ी अंदर जाकर खड़ी हो गई। चौधरी नीचे उतरा और फिर मुझे भी उतरने को कहा। मैं फौरन गाड़ी से नीचे उतर आया। चौधरी उस हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा और मुझे भी अंदर पीछे आने का इशारा किया। लो भाई चौधरानी, आज काम का बंदा मिल ही गया, चौधरी ने ऊंची आवाज में किसी औरत से कहा, और मैं अंदर बैठी हुई औरत को देखकर ठिठक गया। वो 100% जरी ही थी। मैं दिल ही दिल में हैरान परेशान था कि जरी यहां कहां, मगर वो जरी ही थी। वो मुझे अजनबियों की तरह देख रही थी और मैं खुद हैरान था कि वो यहां क्या कर रही है। चौधरी उसे चौधरानी कह रहा था। ये क्या माजरा था? मेरी आंखों में हैरत का समंदर देखकर चौधरी बोला, क्या नाम है तेरा? जी दिलावर। अच्छा भाई, नाम भी खासा जानदार है।
जिस काम के लिए आपने इसे रखा है क्या ये कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे उम्मीद बहुत है रुबाब बेगम, इसीलिए तो एक ही नज़र में मुझे ये अपने काम का आदमी लगा। बैठ जाओ नौजवान, चौधरानी बोली। मैं बहुत हैरत से उसे देख रहा था, वो हूबहू जरी की तरह थी। मैं हैरान था कि वो मुझे पहचान नहीं पाई थी। हो सकता है ये भी जरी की हमशक्ल हो। हाँ तो चौधरानी, इसे काम तो बाद में समझाएंगे, पहले मैं इसके रहने का बंदोबस्त कर दूं। चल भाई दिलावर, मेरे साथ आ। मैं जमीन पर चौधरानी के सामने बैठा हुआ था, उठ खड़ा हुआ। औरत जिसे चौधरी बार बार चौधरानी के नाम से पुकार रहा था, वो औरत भी मुझे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रही थी। चौधरी मुझे वहां से उठाकर हवेली के पिछले हिस्से में ले आया। पिछले हिस्से में चंद कमरे तरतीब के साथ बने हुए थे, जो अपनी वज़ाकता के लिहाज से ऐसा मालूम होता था जैसे हवेली के मुलाजमीन के लिए बनाए गए हों। उन्हीं में से सबसे आखिर वाला कमरा खोलकर चौधरी ने मुझे दिखाया और कहने लगा, दिलावर, आज से ये कमरा तुम्हारा है। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरा छोटा सा था मगर निहायत साफ सुथरा। कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे और उनके ऊपर लिहाफ भी पड़े थे। कमरे में एक मेज के अलावा किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। अकबर तुम्हें खाना दे जाएगा। फिलहाल तुम परेशान मत हो, बस आराम करो, तुम्हें काम समझा दिया जाएगा। तुम अभी नए हो, 1-2 दिन आराम करो। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि चलो रहने के लिए जगह तो मिली, दर बदर भटकने से बच गया। मगर एक अंदेशा यह भी था कि चौधरी मुझसे क्या काम लेना चाहता है, जिसके लिए उसने मुझे फौरन देखे भाले बगैर रख लिया था। और दूसरा, वो चौधरानी कौन थी जो हूबहू मेरी बीवी जरी की शक्ल की थी। सोच सोच कर जहन माऊफ हो गया था, मगर मैं सर झटक कर बिस्तर पर दराज हो गया था। थकावट हो रही थी, बिस्तर बहुत आरामदेह था। लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं अभी सोया ही था कि भारी भरकम आवाज ने मुझे जगा दिया, उठ भाई दिलावर, खाना खा ले। चौधरी का आदमी अकबर मेरे सामने खड़ा था और मेज पर पुरतकल्लुफ खाना सजा हुआ था। चावल, पुलाव, कबाब और दही अचार। मेरी भूख चमक उठी। अकबर खाना रखकर चला गया। मैं नदीदों की तरह खाने पर टूट पड़ा। खाना बेहद मजेदार था। मैंने अपने रुपए और जेवर अपने तकिए के नीचे छुपा दिए। खाना खाने के बाद मैं फिर सो गया। दिन का कौन सा पहर था मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं न जाने कितनी देर तक सोया रहा। थकावट भी थी, इसलिए पेट भरकर खाना भी खाया था। नींद भी खूब आई थी। जिस वक्त आंख खुली तो दिन के 11-12 बजे का वक्त था। चौधरी मेरे पास आया। चौधरी को देखकर मैं फौरन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। चौधरी आकर मेरे सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया। हाँ भाई दिलावर, सुना, खाना सही था? जी चौधरी जी। अच्छा, खूब आराम किया तूने? जी चौधरी साहब। यहां आराम से रह, अब तू भी मेरे करिंदों में शामिल है। यहां तुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। चौधरी ये कहकर वहां से चला गया और फिर मैं चौधरी के साथ उसकी हवेली में रहने लगा। वहां मुझे रहते हुए 2 महीने गुजर गए। इस 2 महीने में मैंने चौधरी की शान शौकत देखी। चौधरी के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे। ये बात मेरी हक में जाती थी कि मुझ पर कोई आसानी से हाथ नहीं डाल सकता था। वैसे भी मैं ज्यादातर हवेली में ही रहता था। चौधरी ने मुझसे अभी तक कोई काम नहीं लिया था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि चौधरी आखिर मुझे किस काम के लिए यहां लाया है। और फिर 2 महीने के बाद आखिर ये राज भी मुझ पर खुल ही गया। वो ऐसी एक दोपहर थी, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि चौधरी मेरे पास आ गया। मैं एहतराम से उठ खड़ा हुआ। चौधरी मेरे सामने बैठ गया और फिर उसने इधर उधर की बातों के बाद असल बात शुरू की। अच्छा दिलावर, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मैंने किस काम के लिए तुम्हें चुना है? चौधरी मेरी तरफ देखकर बोला। चौधरी जी, मुझे तो नहीं मालूम। ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? अच्छा, चौधरी हंसते हुए बोला, यार काम का आदमी लगता है, इसीलिए मैं तुझे लाया हूं। दिलावर, तुमसे काम लेना है, मगर यह बात बहुत राज की है। चौधरी संजीदा लहजे में मेरी तरफ देखते हुए बोला। चौधरी जी, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, आप हुक्म करें। हाँ दिलावर, यह काम मेरे एतमाद का बंदा ही कर सकता है, मगर काम बताने से पहले तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरे एतमाद को नहीं तोड़ोगे। चौधरी जी, मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे मुखलिस रहूंगा, मैंने जवाब दिया। तो सुनो दिलावर। चौधरी चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गोया हुआ। मेरे परदादा अंग्रेजों के वक्त से इस गांव के मुखिया थे। अंग्रेजों के खादिम होने की वजह से मेरे परदादा को बहुत से इनाम इकराम और जायदादें मिलती रहीं। गांव में उन्होंने एक शानदार हवेली तामीर की। दौलत बहुत थी, मगर मेरे परदादा उन्हें संभाल संभाल कर सींच सींच कर रखते हैं। उनकी कंजूसी का यह आलम था कि जो मालो जर मिलता उसे संदूक में डालकर कहीं छुपा देते। उन्हें अपने लालची भाइयों का खौफ सवार रहता।
जद्दी पुश्ती जिम्मेदार होने की वजह से हमारा रहन सहन वडेरों की तरह था। मेरे दादा उस वक्त बहुत छोटे थे और अपने बाप की दौलत और शान शौकत से नावाकिफ थे, मगर जो जो बड़े हुए वो सब अपनी आंखों से देखते रहे। उन्हीं दिनों पर दादा का इंतकाल हो गया और ये ठीक वही वक्त था जब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने की मुहिम जोरों पर थी। दादा को सारी जायदाद विरासत में मिली। दादा के चचाओं ने भाई की जायदाद में हिस्सा मांगा तो दादा ने निहायत चालाकी से सारा धन दौलत हवेली में ऐसी जगह छुपा दिया जिसका किसी को इल्म नहीं था, जिसमें बेशबहा सोना, हीरे, मोती और जेवर उसमें शामिल थे। पर दादा के भाइयों ने मेरे दादा यानी अपने भतीजे से बहुत झगड़ा किया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। वो भाई की दौलत में हिस्सा मांगने लगे। उनका दावा था कि वो सिर्फ भाई की दौलत नहीं थी बल्कि उनके बाप की थी, मगर मेरे दादा ताकत में जोरावर थे, इसलिए उनके चाचाओं की एक ना चली। लेकिन ये बात दादा की समझ में ना आई कि कमजोर होने के बावजूद उनके चाचा उनके इस कदर मुखालिफ हो चुके थे कि एक रात उन्हें साजिश करके चुपके से मौत के घाट उतार दिया। और इस दौरान हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था। मेरे वालिद बहुत छोटे थे जब दादा का इंतकाल हो गया। दादा के कत्ल के बाद मेरे वालिद ने ही जमीनों के मामलात संभाले। कुछ जमीनें मेरे दादा के चाचाओं ने हथिया ली थी। मैं भी अपने वालिद का इकलौता बेटा था। चाचाओं ने हवेली का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें वो कुछ ना मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वो उस दबे हुए खजाने की तलाश में थे जो मेरे परदादा ने कहीं छुपा रखा था। मायूस होकर वो इस काम से ही तायब हो गए। मेरे वालिद ने मेरी हर मुमकिन हिफाजत की कि कहीं परदादा के भाई या उनकी औलाद मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, मगर चूंकि उन्हें असल जर यानी वो माला दौलत ना मिल सका, वो हवेली पर काबिज हो गए। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद उन्हें कुछ ना मिला। हवेली में मेरे वालिद भी हिस्सेदार थे। हवेली से कुछ ना हासिल होने पर उन्होंने हवेली मेरे वालिद के सुपुर्द कर दी और उसके बदले हमारी कई जमीनों पर कब्जा कर लिया। मेरे वालिद इस पर खामोश हो गए। मेरे वालिद ने हवेली में रिहाइश रखी, मगर इस जहाजी साइज हवेली में मेरी मां को खौफ आता, इसलिए उन्होंने अब्बा पर जोर दिया कि इस हवेली से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अब्बा ने अपनी ही जमीनों पर यह छोटा सा मकान बना लिया और हम हवेली से यहां आ गए। हवेली को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। वालिद साहब ने हवेली छोड़कर इस मकान में रिहाइश रख ली। कई साल बंदिश की वजह से उसकी हालत ऐसी मखदूश हो गई कि वहां रिहाइश रखना मुश्किल हो गया। हवेली की वैसे भी किसी को जरूरत नहीं थी और इस मकान में मेरी परवरिश होने लगी। मेरे वालिद ने अपनी वफात से पहले मुझ पर यह राज आश्कार किया था कि हमारे पुरखों का बेशबहा खजाना उस हवेली में दफन है, जिसको खोजने की कोशिश की गई मगर कुछ हासिल ना हो सका, ना उसका कोई सुराग लगा सका। मैं तुम्हें इसी काम के लिए लाया हूं कि तुम कोशिश करो तो शायद वो हासिल हो जाए। इस काम के लिए मेरे वालिद ने हमारे आबाई सामान में मौजूद कागजात का इशारा दिया था। उसी में कहीं उस खजाने का नक्शा भी है। चूंकि वो खुद इस बात से लाइम थे कि खजाना कहाँ छुपा है, मगर इतना वो जानते थे कि उस नक्शे से हमारी रहनुमाई हो सकती है और पता चल सकता है कि वो खजाना परदादा ने हवेली में कहाँ छुपाया था। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो इस काम में मेरा साथ दे सके। मेरे आदमियों में कोई ऐसा आदमी नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम में मेरा भरपूर साथ दोगे। चौधरी सारी कहानी सुनाकर खामोश हो गया और मुझे देखने लगा। चौधरी की कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। पुरखों के खजाने को ढूंढने में मैं उसकी मदद कर सकता था, मगर इस सारी कोशिश में मुझे क्या मिलता? सवाल तो ये था। मगर चौधरी जी, आपकी खिदमत, इस सारी कोशिश में मुझे क्या मिलेगा? चौधरी कहका लगाकर बोला, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और फिर अगर वो मालो जर मिल गया तो उसका 40% हिस्सा तुम्हारा। बोलो मंजूर? चौधरी की इस पेशकश पर मैं सोच में पड़ गया। चौधरी जी, खजाना ढूंढने में मसला क्या है? आप खुदाई करवा लें। चौधरी नजरें चुराकर बोला, असल में हवेली काफी अरसे से बंद है और उसमें जाते हुए सब घबराते हैं। लोगों ने उसके बारे में अफवाहें उड़ा रखी हैं कि हवेली आसेफज़दा है। ओह, मैं सोच में पड़ गया। चौधरी काफी चालाक आदमी था। वैसे ही 40% हिस्सा देने पर तैयार नहीं हुआ। कोई बात जरूर है। मुमकिन है चौधरी के कई आदमी उस हवेली में इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे हों। मुझे सोच में डूबा देखकर चौधरी कहने लगा, देख दिलावर, वो हमारा आबाई खजाना है, हमारी खानदान की मलकियत है, जिसका वारिस अब मैं हूं। हम कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे। चौधरी जी, मैं तैयार हूं। मैंने फौरन कहा तो चौधरी खुशी से उछल पड़ा। तुम यकीन करो दिलावर, अगर वो सोना और हीरे हमें मिल जाएं
तो शायद मेरे जैसा कोई दूसरा इस पूरे इलाके में नहीं होगा। चौधरी ऐसे पुरजोश था जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ठीक है, तुम तैयार रहना, अब मैं किसी वक्त तुम्हें वहां ले चलूंगा। अच्छा, तुम अब आराम करो। चौधरी ये कहकर वहां से उठकर चला गया। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह काम इतना आसान नहीं था, इसीलिए चौधरी मुझे यहां पर लाया था। अगर इतना आसान काम होता तो चौधरी अपने किसी भी कारिंदे से काम ले सकता था। जरूर कोई ऐसी बात थी कि इस काम के लिए चौधरी को किसी खास आदमी की तलाश थी। उसके जाने के बाद मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। क्या वाकई चौधरी सच कह रहा था? क्या वाकई वहां कोई ऐसा खजाना छुपा हुआ था जिस पर कब्जा करके हम अमीर हो सकते थे? अब तो मुझे भी इस खेल में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। खैर, मैंने सोचों को झटक कर टांगे पसार कर दोबारा लेट गया। खजाना मिले या ना मिले, चल दिलावर, तेरे लिए तो यहाँ ऐश है, बेहतरीन खाना और आराम का बंदोबस्त है। इतने में अकबर चाय उठाए अंदर दाखिल हुआ। अरे अकबर मियाँ, बहुत अच्छा किया जो चाय ले आए, आज तो बहुत तलब हो रही थी, मैंने खुश होकर कहा। अकबर ने चाय मेरे सामने रख दी और खड़ा होकर दिलचस्प नजरों से मुझे देखने लगा। तो आपको भी वही कहानी सुनाई चौधरी साहब ने? अकबर की बात सुनकर मुझे अजीब सा करंट लगा। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी अकबर? वही जो चौधरी हर एक को सुनाता है दिलावर साहब। मैं अकबर की बात सुनकर चौंक गया। बैठो बैठो अकबर, जरा मेरे सामने बैठो। वो बैठते हुए हिचकिचा रहा था। अरे अरे, डरो नहीं मियाँ, बैठो। अकबर ने बाहर की जानिब चोर नजरों से देखा और आहिस्ता से मेरे सामने बैठ गया। क्या बताते हैं चौधरी साहब हर एक को? मैंने उससे पूछा। दिलावर साहब, मुझे अपनी जान और नौकरी दोनों अजीज हैं। वो बदस्तूर बाहर के दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा था। अकबर मियाँ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं चौधरी से कोई बात नहीं करूंगा, ना तुम्हारा नाम आएगा। तुम खुलकर मेरे सामने इजहार करो, क्या बात है? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? अकबर ने घबरा कर कहा, मैं तुम्हें बता तो दूं, मगर मेरी जिंदगी की क्या जमानत है? यार, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरी जुबान से तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा। तुम बेफिक्र रहो और मुझे खुलकर बताओ कि चौधरी की हकीकत क्या है। वो चंद लम्हे तवक्को से बोला। मेरे भाई, मैं जानता हूं कि चौधरी ने तुम्हें अपनी आबाई हवेली और खजाने की बात बताई है। दिलावर, खजाने का कोई चक्कर नहीं है। दरअसल चौधरी की हवेली अरसे से वहां वीरान पड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि चौधरी की हवेली उसके पुरखों के जमाने से चली आ रही है, मगर उसमें कोई खजाना मौजूद नहीं। चौधरी उसे बेचना चाहता है, मगर वो हवेली आबाद नहीं। इसी वजह से उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हो चुकी हैं कि वो आसेबी हवेली है, उसमें भूतों और चुड़ैलों का बसेरा है। चौधरी इतना चाहता है कि खजाने के लालच में वहां किसी को भेजा जाए और फिर उसे आबाद किया जाए और उसी दौरान हवेली को फरोख्त करने की कोशिश की जाए। खजाने के लालच में आकर लोग वहां ठहर जाते हैं, मगर फिर क्या, कुछ ही रोज में वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हवेली की शोहरत बहुत बुरी फैल चुकी है। इसी वजह से वो हवेली बिक नहीं रही। हवेली करोड़ों की है। आसपास के गांव के जागीरदार हवेली खरीदने में दिलचस्पी रखते थे, मगर इन वाकयात और सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन करते हुए अब वो भी उसे खरीदने से गुरेजा हैं। चौधरी ने कई बार अपने मुलाजमीन और कुछ लोगों को वहां पर मुफ्त ठहराया, उन्हें हर तरह की सहूलत दी, मगर हर कोई कुछ ही दिनों के बाद वहां से भाग खड़ा होता है। बल्कि एक दो लोग तो वहां से खौफ के मारे जान भी गंवा बैठे। चौधरी बस इतना चाहता है कि उस हवेली में कोई रह जाए, हवेली किसी तरह आबाद हो और उसी दौरान उसकी हवेली अच्छे दामों बिक जाए। हवेली में खजाना तो दूर की बात मेरे भाई, वहां कोई फूटी कौड़ी भी नहीं। अकबर की बात पर मैं शशदर रह गया। ये अकबर क्या कह रहा था? क्या वाकई ऐसा है कि चौधरी लोगों को बेवकूफ बनाता है? अकबर मुझसे पहले किस किस आदमी को चौधरी ने हवेली में भेजा? मेरे सवाल पर अकबर उठकर बाहर दरवाजे की तरफ गया। बाहर झांक कर बरामदे में देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि बाहर कोई नहीं तो वापस आया, फिर मेरे सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, दिलावर, तुमसे पहले कुछ लोगों को हवेली में इसी बहाने भेजा गया, बल्कि कुछ मुलाजमीन को तो उनके बीवी बच्चों समेत वहां ठहराया गया, मगर वहां से बेचारे कुछ तो भाग गए और कुछ खौफ से वहीं मर गए, और जो बचकर आ गए वो किसी किस्म का खजाना ना पाकर मायूस होकर चले गए। मगर चौधरी खजाने के लालच में आकर हवेली में लोगों को रखकर उसे आबाद करना चाहता है। हवेली लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की मलकियत है। उसने काफी जगह, काफी इलाका घेर रखा है और उसकी बनावट भी बहुत उम्दा है। इसे वाकई चौधरी के परदादा ने बड़ी शान शौकत से बनवाया था। उसे आसारे कदीमा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, मगर ये मलकीती जायदाद है। चौधरी बहुत कमीना और लालची है, हम उसे जानते हैं। मगर अकबर, तुम तो चौधरी के नमक ख्वार हो, फिर उसके बंदे होकर क्यों मुझे उसके खिलाफ बहका रहे हो?
کیوں خراب کر رہے ہو اس کا کام؟ دلاور صاحب، دراصل حویلی میں مرنے والوں میں میرا خالازاد بھائی بھی شامل تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت رنج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید لوگ لالچ میں آ کر وہاں خوف سے ہی مر جائیں۔ آپ یقین کریں، وہاں کوئی انسان ایک رات نہیں گزار سکتا۔ اس کے بارے میں ویسے ہی باتیں مشہور نہیں کہ وہ عصبی ہے۔ وہ بہت بھیانک جگہ ہے۔ میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں۔ وہاں تو دن کے اجالے میں ڈر لگتا ہے، اور آپ سوچیں کہ رات کو کیا عالم ہوگا۔ ہاں اکبر، بات تو تمہاری ٹھیک ہے دلاور صاحب، مگر کچھ نہیں۔ آپ انکار کر کے دیکھیں، چودھری آپ کو یہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں جانے دے گا۔ کم از کم آپ کی ٹانگ یا بازو تو ضرور توڑ کر ہی بھیجے گا۔ اکبر کی بات سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اتنا ظالم ہے؟ جی دلاور صاحب، سارا گاؤں جانتا ہے کہ چودھری کی حویلی آصف زدہ ہے۔ لوگ اس کے خوف سے کچھ بولتے نہیں، ورنہ جس طرح وہ کر رہا ہے سارا گاؤں اس کے خلاف کھل کر بول سکتا ہے، مگر لوگ دلچسپی ہی نہیں لیتے۔ اس لیے اب وہ گاؤں سے باہر کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہے جو بے سہارا ہوں۔ مگر آپ یقین کریں کہ ابھی تک کوئی بھی اس حویلی کو خریدنے میں رضامند نہیں۔ کوئی خریدنے کی نیت سے آتا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حویلی آصف زدہ ہے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، خدا کے لیے میرا نام نہ آئے، اور اگر ممکن ہو تو حویلی جانے کا ارادہ ترک کر دو اور جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اکبر اتنا کہہ کر رکا نہیں، اور میں اسے جاتا ہوا حیران پریشان نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا واقعی حویلی آصفی تھی؟ چودھری ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیوں بے گناہ لوگوں کو مروا رہا تھا؟ اپنی حویلی فروخت کرنے کے لیے کسی کو آباد کرنا، اس آصفی حویلی میں جہاں پر جنات اور بھوتوں چڑیلوں کا قبضہ تھا۔ ویسے تو شاید اس قسم کے لوگ کسی کو 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہ کریں، مگر اپنے مطلب کی خاطر وہ کیسے لوگوں کی جانیں عذاب میں ڈال رہا تھا؟ میں سوچ کر ہی گھبرا گیا۔ پھر میرا دھیان اچانک رباب بیگم کی طرف چلا گیا، جو بالکل میری بیوی زرے کی طرح تھی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے زری ہی ہر جگہ کیوں نظر آتی ہے؟ اور وہ ڈائن جس نے میری زندگی تباہ کر دی، وہ کون تھی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا چودھری کی حویلی میں جا کر رہنا چاہیے؟ خدا خبر وہ کیسی جگہ ہے۔ اگر میں نے چودھری کی بات نہ مانی تو پھر چودھری مجھے یہاں کیوں رکھے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں بہادر آدمی ہوں، مجھے اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ رات کو چودھری دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنی ارادے پر مضبوطی سے جمے رہنے کے لیے کہا، لیکن میں دل ہی دل میں اکبر کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اکبر کی بات مجھے سچ معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ چودھری بار بار مجھے خزانے کا لالچ دے رہا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہ کام ہم نے رازداری سے کرنا ہے، تم اسی حویلی میں ڈیرا جما لو۔ جب تمہیں کامیابی نظر آئے تو بے شک میں اپنے 2-3 بندے اور تمہارے ساتھ لگا دوں گا۔ تم اچھی طرح حویلی کے کمروں اور جگہ کو دیکھو، کہیں بھی کھدائی کی ضرورت پیش آئے تو مجھے بتاؤ، اور جہاں کہیں خزانے کے ملنے کی امید نظر آئے مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ ممکن ہے اس کام میں تمہیں 6 مہینے لگ جائیں۔ تم حویلی میں رہائش رکھنا، تمہیں وہاں ہر قسم کی سہولت مل جائے گی۔ چودھری کی منصوبہ بندی پر میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ چودھری مجھے بیوقوف بنانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، لیکن چودھری میں تمہارے جال میں آنے والا نہیں۔ میں نے کہا، جی چودھری جی، مجھے بتائیں مجھے کس دن حویلی میں جانا ہے۔ یہ بات سن کر چودھری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارے نیک کام میں دیر کیسی، تم کل ہی حویلی چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں وہیں کسی کمرے میں ٹھہرا دوں گا، جس جگہ تم پسند کرو، پھر جس وقت تمہارا دل چاہے اپنا کام شروع کر دینا۔ حویلی کے پیچھے خوبصورت باغ ہے، تمہیں وہاں پر بھی کوئی چارپائی وغیرہ لگوا دیں گے۔ دن کے وقت تم باغ میں بیٹھ کر اپنا دل بہلا لینا، گھومو پھرو، ساری حویلی تمہارے پاس ہوگی۔ چودھری جی، کیا آپ میرے پاس آئیں گے وہاں؟ میں نے اچانک سوال کیا تو چودھری کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ میں نہیں تو؟ ارے بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میرے وہاں جانے سے لوگوں کو شک ہو سکتا ہے۔ کسی کو شک ہو گیا کہ ہم وہاں خزانہ تلاش کر رہے ہیں تو سارا کام خراب ہو جائے گا، سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا میاں۔ میں چودھری کی چالاکی پر دل ہی دل میں اسے داد دینے لگا۔ اگلا دن میرے لیے کافی اہم تھا۔ چودھری مجھے کچھ سامان کے ساتھ حویلی پہنچانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ اکبر اور ایک اور ملازم مجھے حویلی چھوڑنے وہاں سے چل پڑے۔ گاؤں سے باہر پیدل کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حویلی آبادی سے ذرا ہٹ کر کھیتوں میں تن دھنا بڑی عالیشان عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کی بناوٹ سے ہی لگتا تھا کہ عمارت 100 سال سے زیادہ پرانی ہے، مگر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس عمارت کا رنگ اڑ چکا تھا، دیواریں خستہ حال ہو چکی تھیں، عمارت کا دروازہ بھی بوسیدہ اور بدرنگ ہو چکا تھا۔ اس عمارت کے آس پاس دوسری کوئی عمارت نہیں تھی، گاؤں کی آبادی سے ذرا ہٹ کر تھی۔
इमारत एक मंजिला मगर निहायत शानदार तरीके से बनाई गई थी। हम लोग हवेली में अंदर दाखिल हो गए। इमारत के अंदर सामने वाले हिस्से में बड़े बड़े बरामदे बने हुए थे। उनके पीछे हाल नुमा कमरे और साथ कतार में 3-4 बड़े बड़े कमरे। एक राहदारी अंदर की जानिब जा रही थी। राहदारी के पीछे बड़ा हाल और उसके पीछे फिर बाग शुरू हो जाता था। इमारत की चारदीवारी खासी ऊंची थी, जिसकी वजह से अंदर किसी जानवर या आदमी का दाखिल होना मुश्किल था। पिछले बाग में भी पौधे मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से उजाड़ पड़े हुए थे। चंद दरख्त थे। मैंने एक नज़र पूरे बाग को झांक कर देखा और फिर राहदारी से वापस आ गया। अकबर और दूसरा मुलाजिम सामान उठाए खड़े थे। एक चारपाई, बिस्तर, तकिया और कुछ खाने पीने की चीजें और पानी। जी तो दिलावर साहब, आप कमरे का इंतखाब कर लें, हम सामान वहीं लगा देते हैं। अकबर ने मुझसे पूछा तो मैं कमरों की जानिब देखने लगा। हर कमरे से अजीब सी महक आ रही थी। ये बिल्कुल ऐसी ही बू थी जैसे सीलन ज़दा कमरे जिनको सालों बाद खोलें तो उनसे बू आती है। मुझे रिहाइश के लिए दाएं तरफ का बड़ा कमरा मुनासिब लगा। मैंने अकबर से वहीं चारपाई और बिस्तर लगाने को कह दिया। उस कमरे की यह खूबी थी कि उसकी एक खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। अकबर और मुलाजिम ने फौरन चारपाई लगा दी और बिस्तर सेट कर दिया। अकबर मेरी जानिब मैंने खेज नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, बेवकूफ़ आदमी, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि यह हवेली आसेब ज़दा है, मगर तुम बाज नहीं आए और लालच में आ गए। फिर सारे बर्तन और सब सामान मेरे पास रख दिया गया। फिर अकबर कहने लगा, अच्छा दिलावर साहब, सुबह आएंगे नाश्ता लेकर, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो दोनों वहाँ से चले गए। मैं हवेली का घूम फिर कर जायज़ा लेने लगा। हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, पुरानी तर्ज की, जैसे कोई फिल्मी इमारत हो, कोई तारीखी इमारत। मैं हवेली में बेमकसद इधर उधर घूमने लगा। मैंने सारे कमरे घूम फिर कर देखे। तमाम कमरे किसी भी किस्म के सामान से खाली थे और इस हवेली की बनावट ऐसी थी जैसे कदीम हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें बनी हुई थी। मुझे अचानक याद आया कि चौधरी ने मुझे कुछ कागजात के बारे में बताया था कि जिस नक्शे की मदद से मैं खजाना ढूंढ सकता था, मगर चौधरी ने वो नक्शा मुझे नहीं दिया था। मैं खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ा। नक्शा तो मुझे तब मिलता जब वो खजाने वाली बात सच्ची होती। फिर मैं घूमता फिरता पीछे बाग में आ पहुंचा। बाग में कुछ दरख्त और पौधे, चिड़ियों की चहचहाट की आवाजें आ रही थी। बिलाशुबा इस जगह पर दिन में भी इंसान को खौफ आने लगता जब वो अकेला होता। ऊंची ऊंची पुरानी तर्ज की दीवारें, इर्द गिर्द बहुत ही कदीम किस्म की इमारत। मगर मैं फितरी तौर पर बहादुर इंसान हूं। मैं काफी देर बेमकसद इधर उधर घूमता फिरता रहा। एक दो कमरे ऐसे थे जिन पर बड़े बड़े ताले पड़े हुए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन तालों की चाबियां चौधरी के पास होंगी, क्योंकि वो बहुत पुराने किस्म के ताले थे। कमरों में क्या था मैं नहीं जानता था, लेकिन अगर वाकई यहां पर खजाने की तलाश का काम शुरू किया गया था तो ये ताले यहां पर नहीं होने चाहिए थे। मेरे लिए तजस्सुस की बात थी। इमारत में लकड़ी का काम बहुत अच्छा हुआ था। दरवाजों की कशीदाकारी हैरत अंगेज थी। मैं काफी देर घूमता और हर चीज को बगौर देखता रहा। घूमते घूमते जब मैं थक गया तो वापस उसी कमरे में आ गया जहां मैंने चारपाई लगवाई थी। मगर कमरे का मंजर देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कमरे में खाने पीने की चीजें मौजूद थीं, मगर चारपाई गायब थी। चारपाई का कमरे में नामो निशान तक न था और लिहाफ नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है अकबर और उसका साथी वो दोनों वहां से जा चुके थे और उनके अलावा कोई और फर्द इसके बाद हवेली में दाखिल नहीं हुआ था। तो फिर चारपाई कहाँ गई? चारपाई को यहां से कौन उठाकर ले गया? खौफ से मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।